पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तब कोई बेरोजगार नहीं था। अब हर जगह कॉलेज, स्कूल, डिग्री, कोर्सेज सब हैं, फिर भी बेरोजगारी की समस्या है। हमारी जो शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी कमी है। क्या भारत फिर सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है? हमें जर्मन टाइम फॉलो करनी पड़ेगी। आजकल का यूथ सोशल मीडिया में टिकटॉक रील या तो देखता रहता है या बनाता रहता है, और शॉर्ट टर्म डोपामिन के चक्कर में लॉन्ग टर्म विजन या उस पर फोकस नहीं कर पा रहा। अति करोगे तो सुखी नहीं रहोगे, ये लिख के हर एक के घर में रखना चाहिए। गुरुजी, या राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व थे? कुरान में तो लिखा गया है कि जो अल्लाह की वो अल्लाह का ही रहेगा। आतंकवाद का एक कारण ना बने तो हमने कहा कि आपको 5-6 दुगुना दे रहे हैं। कभी टीम को जॉब से निकालना पड़ता है स्थिति में, क्या इनसे बुरे कर्म अर्जित होते हैं? दिल से नहीं बिजनेस चलेगा, दिमाग से चलना चाहिए। जो व्यक्ति मैं सक्सेस हो गया समझता है, मैं उसको बेवकूफ समझता हूँ। सक्सेस 2 कौड़ी की होती है। Today we have with us Rahul Malodia, an Indian YouTuber with over 10 million subscribers across social media. His mission is to bring revolution in business and leadership space and empower youth to help them develop their skills. He is recording a podcast on leadership with Gurudev today. Sure. जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपको देख के अभी मैं गुज़बम महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे इतनी पास बैठा हूँ आपसे। पहली बार मैं 2008 में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा था, और जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं सीए करने जयपुर से मुंबई गया था, और मैं अकेला महसूस कर रहा था कि यार कैसे इतने बड़े शहर में। तो वहाँ पे मुझे किसी ने आर्ट ऑफ लिविंग सजेस्ट किया, और वो सीए की जर्नी में मैंने उस समय आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था 16 साल पहले। उसके बाद से मैं 3 DSN, 3 एडवांस, सहज समाधि और 5 साल एक्टिव वॉलंटियरशिप आपकी कर चुका हूँ। और आपको देख के वही गाना याद आ रहा है कि आपका मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और ये सीए का जर्नी आपके साथ चालू हुई थी, और आज मैं इंडिया का मोस्ट फॉलोड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे इंटरनेट पे 1.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और इसका एक ही कारण है कि मैं आपका फॉलोअर हूँ, तभी ये सब कुछ संभव है। तो जो भी प्रोफेशनल पर्सनल अचीवमेंट है सर, आपकी कृपा से, आपकी ग्रेस से है, और आज मुझे मौका मिला है, तो सर पहले आप ही के आशीर्वाद से मैं इसको चालू करना चाहता हूँ। गुरुजी, या राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व थे, कोई ऐसी घटना जो उस दौरान हुई थी, जो भी, और उस दौरान जो आप हमें बताना चाहें कि उस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी क्या हुई थी और क्या किया उसमें आप, जिससे हम और ज्ञानवर्धन हो सके? ओह, बहुत बड़ी बातें हुई। हाँ, और ऐसी ऐसी बातें हुई, आप सुनोगे तो आप इतने पेट पकड़ के हंसोगे। इतनी घोर संघर्ष में भी इतना हास्य था। ये एक अनूठी घटना थी, बहुत अनूठा घटना था। राम मंदिर के ये जो सिलसिला, तो सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन तो 8 महीने चला। वैसा देखा जाएगा तो मुसलमान ने कभी 5 एकड़ नहीं मांगी, उन्होंने मांगा ही नहीं कुछ। उनकी समस्या थी हम दे कैसे, हमारी कुरान में तो लिखा गया है कि जो अल्लाह की वो अल्लाह का ही रहेगा। वो किसी को, कोई किसी के पास उसका अधिकार ही नहीं है किसी को देने के लिए, वो कुछ लेने के लिए। एक बार मस्जिद बने, वो मस्जिद ही रहेगी, हम दे नहीं सकते। ये उनकी धारणा थी। मगर आखिरी में हम सब समझा के, सब बात करके उनको अपने ही ग्रंथ से समझाया गया कि देखिए आपकी ग्रंथ क्या कहता है, जहाँ कोई संघर्ष वाला ज़मीन है वहाँ नमाज पढ़ने से वो कबूल नहीं होगी। अब ये संघर्ष वाला ज़मीन तो होती थी, यहाँ की नमाज जब कबूल नहीं होगी, यहाँ लेके क्या करोगे? बोले हाँ ये बात तो सही है। फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी क्या करें। तो अब हम ही ने उनको सजेस्ट किया था। हम पहले 2003 में भी हमने इनको हमने अपना सजेशन दिया कि 5 एकड़ हम आपको दूसरी जगह दे देंगे। अब हमारे लोग, कुछ लोग बोलने लगे अरे गुरुदेव क्यों 5 एकड़ उनको क्यों देने, वो खुद मांग नहीं रहे, आप दे क्यों रहे हो? तो हमने कहा देखो अब नहीं, अब 100 साल 200 साल बाद
कोई युवा खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारी ज़मीन छीन लिया गया है। वो एक आतंकवाद का एक कारण ना बने। मैं दूरगामी देखा, मैंने दूरदृष्टि से मैंने देख के मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब और खाई के सभी देशों में लोग क्या समझे, देखो हमारी इनकी ज़मीन छीन ली गई है। ऐसे हम छीनते नहीं हैं, हम सबको आदर करते हैं। भारत की संस्कृति यही है। तो हमने कहा कि 5 एकड़, यहाँ 2.5 एकड़ आप छोड़िए, आपको 5 एकड़ दुगुना दे रहे हैं और उसके लिए धनराशि भी दे रहे हैं, आप अलग से मस्जिद बना लो। तो ये जो हमने सल्यूशन दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत पसंद आया और इस पे हस्ताक्षर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कर दी। फिर इसी के आधार पर 5 जज एक साथ होकर के वो निर्णय दिए। देखिए वहाँ राम मंदिर पहले था कि नहीं, इस पर निर्णय नहीं था। वो बोले कि देखिए किसी का भी ज़मीन में कोई बैठ जाता है 10-12 साल टाइम लिमिट के साथ, उनको कुछ अधिकार बनी जाता है। ये तो 400 साल से वहाँ इनका मस्जिद था, तो इनको तो कुछ अधिकार बनता ही है, मगर उससे बाहर कैसे आए, इसकी बड़ी समस्या थी। सभी जजों में भी ये थी कि वो करे कैसे। तब ये जो सल्यूशन सबको जच गया, तो 5 एकड़ वो भी खुश हो गए। उनको भी मैंने समझाया, भाई वहाँ पर आप मान लो आपको कुछ एक पोर्शन, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, 1/3 ज़मीन दे भी देते हैं, वहाँ बना पाओगे क्या? बना भी लोगे तो कोई वहाँ जाएंगे क्या? नहीं जाने वाले हैं। तो उस ज़मीन को हम बांट के थोड़ा आपके लिए थोड़ा हमारे लिए बना के वहाँ रोज झगड़े झंझट होता रहे और सबके लिए असुविधा है। मंदिर भी भव्य मंदिर बनाएंगे तो वहाँ छोटी सी एक जगह पर मस्जिद एक कोने में बना रहे, तो बात नहीं बनती। तो तब उन्होंने मान लिया कि हाँ 5 एकड़ कुछ दूर पे हो, बढ़िया सी जगह, वहाँ पर जो चाहे बनाए। तो मान गए। तो फिर बड़ी अच्छे से सब सुलझ गया और 1200 इमामों से हम मिले थे, सबको सबसे बात करी, सबको समझाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो समझ से हर संघर्ष को हम समाप्त कर सकते हैं। तो गुरुजी जो भी अभी आपने कहा, मैं महसूस कर सकते हैं कि जिसने किसी ने मांगा भी नहीं हो और 2.5 मांग की जगह 5 दे, बिना मांगे जो डबल दे वही गुरु होता है। और ये हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमको भी सब बिना मांगे बहुत चीज़ आपसे डबल या 10 गुना मिली है। सर एक चीज़ गुरुजी, एक चीज़ है, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तब कोई बेरोजगार नहीं था। अब हर जगह कॉलेज, स्कूल, डिग्री, कोर्सेज सब हैं, फिर भी बेरोजगारी की समस्या है। तो पहले के गुरुकुल सिस्टम में खास बात क्या थी और अभी सिस्टम में ऐसी क्या कमियां हैं जिसको हमें ठीक करने पे प्रयास करना चाहिए ताकि आज का युवा आगे बढ़े? हमारी जो शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी कमी थी। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाया जाता था जिसका हमें जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। क्या पढ़े कुछ, काम कर कुछ और रहे हैं। व्यापार के साथ जुड़ा नहीं था, स्किल के साथ जुड़ी नहीं थी हमारी शिक्षा। पूरे देश में 3 से 5% लोग स्किल थे, बाकी सब पोथी पढ़ पढ़ के जैसे उसको ढो करके परेशान होते थे। इसीलिए अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है वो ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है। ऐसे होने से फिर वो उसकी कोई कमी नहीं होगी जॉब की। देखिए हमारे देश में ड्राइवर्स की कमी है, इलेक्ट्रीशियंस की कमी है, प्लम्बर्स की कमी है, कंप्यूटर इंजीनियर्स की कमी है, दुनिया भर में है। इन सब की नीड है। तो जिसकी नीड है, जिसकी ज़रूरत है, उस तरह की शिक्षा होना तो अच्छा होगा। डॉक्टर्स की इतना ज़बरदस्त मांग है, वहाँ पर भी हमारी कमी है ना। हम इतना रिस्ट्रिक्ट करके बैठते हैं, सिर्फ इतने 100 डॉक्टरी बनाएंगे। अरे हमें तो इस तरह से चलेंगे, पता नहीं किस सदी में जाके हम सब हर गांव में एक डॉक्टर दे पाएंगे। तो हमें ये सब खोलना पड़ेगा अपना।
ये मुट्ठी पकड़ के जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बैठे रहते थे, कंट्रोल कंट्रोल करके ऐसे बैठे रहेंगे तो जीवन की शिक्षा पद्धति की बहुत यही कमियां हैं। तो गुरुजी आजकल का यूथ में भी, जैसे ये तो एजुकेशन सिस्टम का था, यूथ में भी आजकल का यूथ सोशल मीडिया में टिकटॉक रील या तो देखता रहता है या बनाता रहता है, और वो शॉर्ट टर्म खुशी और शॉर्ट टर्म डोपामिन के चक्कर में लॉन्ग टर्म विजन या उस पर फोकस नहीं कर पा रहा, और अटेंशन स्पैन, फोकस स्पैन बहुत कम हो रहा है। तो उनको कैसे अवेयर करें और उनको थोड़ा ये जो धर्म की तरफ या हमारी इस जड़ों की तरफ कैसे वापस लाया जाए? देखिए जीवन में दोनों चाहिए, शॉर्ट टर्म भी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी चाहिए। कुछ लोग शॉर्ट टर्म चीज़ों को एकदम दरकिनारे कर देते, वो भी ठीक नहीं है। भाई आपको भूख लगी तो अभी कुछ खाना चाहिए ना। हाँ, पेड़ लगाने का काम तो करना चाहिए, आम का पेड़ लगाओ और सब्र करो, नहीं तो अब करोगे आम का पेड़ लगा के फिर आम जब पकेगा तब खाएंगे, तब तक भूखे रहेंगे तो मर ही जाओगे। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल से नहीं चलेगा, और सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल ही देखता रहे वो भी नहीं चलेगा। जीवन में दोनों चाहिए। सोशल मीडिया की अपनी स्थान है, उसका अपना स्थान है, वो बरकरार बनाए रखे, मगर किसी चीज़ में अति न जाए। इसलिए कहा ना, अति सर्वत्र वर्जित, ये लिख के हर एक के घर में रखना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, सब जगह अति छोड़ दो, तब जीवन संतुलन में आ जाएगा, तब सुखी रहोगे। अति करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। और अध्यात्म की तरफ कैसे जाएं? देखो आजकल युवा बहुत आ रहे हैं, आजकल ये फैशन भी हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब हजारों लाखों युवा ध्यान योग इसमें रुचि ले रहे हैं, पहले जैसे नहीं। पहले तो ये सब समझते थे वेदांत माने जिनका दांत नहीं है वही वेदांत देखे, वेदांत वेदांतियों के लिए समझते थे। आजकल ऐसा नहीं है। अब ये मैनेजमेंट मंत्रा में मैनेजमेंट टेक्निक से लेके सब जगह आया है, और युवा अधिक से बुद्धिमान युवा अधिक से अधिक आध्यात्मिक में रुचि ले रहे हैं। हाँ, उनको कर्मकांड में उतना रुचि नहीं है, वो सही है। कर्मकांड करो, ये करो, वो करो, इसकी इतना आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कर्मकांड रहना अच्छा है, वो एक रंग लाता है जीवन में, मगर अध्यात्म में जाना, प्रैक्टिसेस में जाना, अनुभव में जाना, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो कई बार व्यापार में या कुछ जीवन के मटेरियल लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो ज़रूरी है, जैसे कभी टीम को जॉब से निकालना पड़ता है स्थिति में, कंपटीशन को दबाने के लिए कुछ होता है। तो ये डिसीजन व्यक्तिगत नहीं है पर व्यापार के लिए ज़रूरी है, पर क्या इनसे बुरे कर्म अर्जित होते हैं? ना ना ना, उसको व्यापार के नियम पे जैसे करना वैसे करते जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, उसमें बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराधी भाव से आप लोग करो। नहीं तो देखो, आप 15 लोगों को ही तनख्वाह दे पाओगे, आप 20 लोगों को लेके बैठे हुए हो, अब 20 लोगों का और 5 लोगों का सोचते रहोगे उनको कैसे हम निकालें, फिर आप क्या पाओगे? कुछ दिन में 15 को भी तुम नहीं दे पाओगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कम से कम जितने लोग हैं उनको दे पाएँ, ऐसे करना चाहिए। उसका कानून नियम, इसीलिए दिल से नहीं बिजनेस चलेगा, दिमाग से चलना चाहिए। सर, जैसे मुर्गी अंडे की कहानी है गुरुजी, कौन पहले आया? एक कंफ्यूजन और है खुश और सक्सेस का। कई लोग कहते हैं कि भाई सक्सेस हो जाएंगे तब खुशी मिल जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले खुश होगे तभी सक्सेस मिल जाएगी। तो आखिर ये खुशी और सक्सेस के अंडे और मुर्गी का क्या कंफ्यूजन है गुरुजी, आप प्लीज दूर कीजिए। अच्छा देखिए, जो व्यक्ति मैं सक्सेस हो गया समझता है, मैं उसको बेवकूफ़ समझता हूँ। क्यों? वो सक्सेस जो कहता है, माने ये अपने बारे, अपनी ताकतों को पहचानता नहीं है। अब हम कहते हैं हम सक्सेसफुली उठा लिया जी ये ग्लास, इसका मतलब क्या है? मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बड़ी आसानी से इसको उठा सकता हूँ। सक्सेस हम उसी का क्लेम करते हैं जो हमको कठिन लगता है। कठिन वही लगता है जब हम अपनी ताकत को नहीं जानते।
जब हम जानते हैं हमारी तो अनंत शक्ति है हमारे भीतर तो बहुत बड़ी ताकत है, ईश्वर की शक्ति हमारे भीतर है, इस बात को जानने वाला कोई भी किसी भी छोटी मोटी चीज़ों को करके इसका सक्सेस मिल गया नहीं समझता। सक्सेस कुछ भी नहीं है। सक्सेस 2 कौड़ी की होती है, तब खुशी जीवन में भरपूर होता है। सक्सेस के पीछे जो जाता है उसके पीछे दुख आता है। आप अपने में स्थिर होते हो, अपने स्वभाव में टिके रहते हो, किसी के प्रभाव में नहीं रहोगे, आपके जीवन में ना कोई अभाव होगा, ना कोई किसी तरह की जो कमजोरियां होगी। तो गुरु जी ऐसा भी कहते हैं भी सक्सेस और स्ट्रेस है, ये दोनों कोरिलेटेड है, साथ साथ चलेंगे। और जो जितना सक्सेसफुल होगा है, जो जितना ऊंचे पद पे जाएगा, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। जैसे क्लर्क का स्ट्रेस कम है, ऑफिसर का ज़्यादा, सीएम का उससे भी ज़्यादा, पीएम का सबसे ज़्यादा। तो आदमी चाहता है सक्सेस तो मिल जाए पर स्ट्रेस ना मिले। तो ये चीज़ें क्या संभव है? क्या बिना स्ट्रेस संभव हो सकता है? एक तो निदर्शन आपके सामने ही है। हाँ, 2 बातें बहुत आसान ही है। एक तो कुछ भी ना करो, कोई स्ट्रेस ना हो, बहुत आसान है। दूसरा, बहुत काम करो और बहुत स्ट्रेस लेके बैठ जाओ, वो भी आसान है। मगर जिस बात को हम कठिन समझते हैं वो क्या है, जो आपने बताया अभी, स्ट्रेस भी ना हो और प्रगति भी करें, जिम्मेदारी भी उठाएं। उसी के लिए अध्यात्म के पथ पर चलना आवश्यक है। जो व्यक्ति अध्यात्म में एक भी कदम रखता है ना, उसको ये बात इतना साफ साफ विदित हो जाता है, अनुभव में आ जाता है, हम अधिक कर सकते हैं। देखिए, वह सक्सेस की क्या मूल्य है जो आपको मिले या फिर आपका आनंद भी नहीं ले पाए। माने बिस्तर अच्छा है मगर नींद ना आवे, भोजन पड़ा है मगर भूख ना लगे, पेट की बीमारी हो जाए, इस तरह से कई जगह जाने का मन करे मगर थकान हो जाए, शरीर में कुछ देखने का मन ना करे। तो सक्सेस का भी अनुभव को, अपना जो भी प्राप्ति है उसका भी अनुभोक्त करना, अनुभोक्ता को मजबूत होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये सब बहुत आवश्यक है, जीवन को एक समता में ले जाना, बैलेंस्ड वे में ले जाना। तो गुरुजी, जैसे अभी आपने जो बैलेंस की बात करी, मैं उसी पे भी मैं आप ही की एक्चुअली 2 दिन से आप ही की सुबह शाम रिसर्च कर रहा हूँ आपके और आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में ही। तो एक चीज़ है कि जैसे आज के समय में हर व्यक्ति एक बात कहता है, या सब मेरे से एग्री करेंगे, टाइम नहीं है। एक बार 3-4 काम आ जाते हैं तो टेंशन हो जाती है, इतने काम आ गए कैसे करेंगे। अब आपका शेड्यूल मैं देख रहा हूँ, दिन में 10 से 15 मीटिंग आप मिनिमम करते हैं, दुनिया भर सभी कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के इवेंट कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे पूरी दुनिया में। अभी मेरी आपकी रिसर्च में पता चला सर, आपका एक कमरा भरा हुआ है पूरा पासपोर्ट से, इतना आपने ट्रेवल किया है। ये सारे काम परफेक्शन से हो रहे हैं भाई। आप तो सीए हो मगर आपकी गणना थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। पहली तो गणना आपने किया 40 साल, ये 42 साल हो चुका है। दूसरी गणना में आपको सीए हो ना, मैं उसको करेक्ट करता हूँ, आपने कहा 25,000 टीचर, 25 नहीं 35,000 टीचर है। अच्छा, 180 देश में काम हो रहा है, ये सब सही है। अच्छा, और आप अभी बता रहे हो ना, कितने अपॉइंटमेंट बताया आपने? 10 से 15। 10 नहीं, अभी शाम को ही मेरा 28 अपॉइंटमेंट थे। आज शाम को, सुबह कोई 50 हो चुका है ऑलरेडी। तो इस तरह से हमारा तो मेरा सवाल यही है कि ये सभी काम हो रहे हैं, परफेक्शन से हो रहे हैं, फिर भी चेहरे पे स्माइल है, और हम सब यहाँ जो बैठे हैं 4-5 काम आते ही हमको टाइम फेस हो जाती है। तो गुरुजी हमको प्लीज गाइड करो कि कैसे हम करें उस चीज को। अपना ये पूरा जो कथा है जो हम बोल रहे हैं वो यही है कि कैसे हम कोई ऐसी कोई उपदेश नहीं देते, जीवन को प्रैक्टिकल रूप में क्या आप कर सकते हो, किससे आपको लाभ होगा, यही बात तो मैं करता रहता हूँ। देखिए, शिक्षक का, एक गुरु
का काम ये है, कभी ये नहीं बताएंगे तुम्हें जो काम तुमको वो काम नहीं देंगे जो तुम कर नहीं सकते हो। एक सही टीचर स्कूल के बच्चों को ऐसा होमवर्क नहीं देंगे जो पीएचडी वाले सॉल्व नहीं कर सकते। स्कूल के बच्चों के लिए जिस क्लास के लिए जो होमवर्क दे सकते हैं वही तो देंगे। ऐसे ही हम वही काम देते हैं लोगों को, वही सुझाव देते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, और ये सब करते जाओ कदम पर कदम, फिर आप कदम पर कदम चल करके वो मंजिल पहुंच जाओगे तो बड़े आसानी से। गुरुजी एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे भी आपने बताया 35,000 टीचरों में, हमेशा मैं ये बोलूँगा कि 40 से भी ज़्यादा वर्षों में, क्योंकि पता नहीं अभी मैं 2 दिन बाद हो सकता है सर टीचर 36,000, क्योंकि आपके प्रोग्राम इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि वो जैसे सेंसेक्स हर पल भाव बढ़ता रहता है, अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना परिवार बढ़ता ही रहता है। तो 35,000 से ज़्यादा अपने वॉलेंटियर्स हैं, टीचर्स हैं, और लाखों वॉलेंटियर्स हैं। ये मोस्टली बिना पैसे के समाज और देश की सेवा में बहुत मन से काम कर रहे हैं। मैं भी आश्रम में 2-3 दिन से हूँ। जिस कदर से ये सेवा करते हैं सभी वॉलेंटियर्स, हम बिजनेस में देखते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, गवर्नमेंट में देखते हैं, जहाँ पे पैसे लेके भी जो एम्प्लॉय काम से जी चुरा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है तो भी वो जैसे तैसे जी चुराता है, कम मन के काम करता है। और यहाँ पे देश समाज के लिए बिना किसी प्रलोभन के भी इतना मन से काम करते हैं। तो वो जो लीडरशिप टेक्निक है कि कैसे ये लोग मोटिवेट रहते हैं, वो हमें सिखाइए, बताइए, ताकि हम आगे जाके हमारे भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको हमारे मिशन में जोड़ सकें। हाँ देखो, बिजनेस दिमाग से चलता है, सेवा दिल से चलती है। अब दिल से बिजनेस करने जाओगे तो डूबने की नौबत आ जाएगी। ऐसे दिमाग से सेवा के कोई चल पड़े तो वो भी नहीं ठीक होगा। सो सेवा की जगह सेवा होनी चाहिए, बिजनेस की जगह बिजनेस होनी चाहिए। मगर समाज में दोनों आवश्यक है, सिर्फ बिजनेस ही करते रहो ये भी नहीं चलेगा, और कोई व्यक्ति सेवा ही करते रहे उनका भी जीविका चलनी पड़ती है। इसलिए वो उसका भी संतुलन लेके चलना पड़ेगा। जीवन में दोनों आवश्यक है। गुरुजी आजकल हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे घरों में भी कॉन्फ्लिक्ट है, ऑफिस में भी, और बड़े लेवल पे देखें देशों में भी। आपने भी कई देशों का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया है, और राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट में भी आपकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। तो ये आखिर कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं, और जब हों तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, या कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाए? भाई देखो, कॉन्फ्लिक्ट जो है नेचर में है, नेचर में है कि नहीं। आग पानी को सुखा देता है और पानी आग को बुझा देती है, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। हवा के बिना आग नहीं, और आग हवा को बढ़ा भी देती और हवा आग को बुझा भी देती है। तो इस तरह से एक तत्व को छोड़ के चारों तत्व जिससे प्रपंच बना है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। सिर्फ आकाश में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ऐसे ही जीवन में कॉन्फ्लिक्ट तो होना सहज है, अपने मन में होने लगता है। मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है तो हम पैदा कर लेते कुछ ना कुछ, उसके बिना तो हम रह ही नहीं पाते। अपने मन में कुछ ना कुछ झगड़े झंझट अपने शुरू कर लेते। अपना कुछ भी नहीं हो तो पड़ोसियों के साथ कुछ शुरू हो जाता है, या किसी के साथ कुछ नहीं हो तो वो ज़्यादा औरों में संघर्ष शुरू कर देते हैं। संघर्ष जीवन का एक स्वाभाविक घटना है, मगर समझ के साथ इसको देखा जाए तो वो सुलझ जाती है। तो मनुष्य में संघर्ष भी है, समझ भी है, और समझ से संघर्ष को सुलझाओ। आग को पानी से बुझा दो, अब बर्फ पड़ गया तो आग से पिघला दो। इस तरह से हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना है, इसीलिए भगवान ने बुद्धि भी दी है। हम क्या करते, बुद्धि को ताला लगा के जो जैसे चल रहा वैसे चलने देते हैं। हाँ, बह जाते हैं हम
तो काम लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, जो हम चाहते हैं यूँ होता नहीं है, इस तरह के उदासीपन छा जाती है हमारे। अब उससे बाहर आना हो तो यही सब अपनी समझ को, होश को बढ़ाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमें कोई काम करना है, डिसिप्लिन है, हम तो कर लेंगे जैसे तैसे, लेकिन जब हमें किसी और से काम कराना होता है, कि फैमिली में, रिलेशनशिप में किसी और से कराना है, या कोई ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में 10 आदमी 20 आदमी से काम कराना है, तो हम लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रेस हो गया, कैसे संभालें, इतने आदमियों से काम कैसे कराएं, स्ट्रेस है, लोग मानते ही नहीं। तो मैं अभी आपकी रिसर्च कर रहा था सर, आर्ट ऑफ लिविंग की। 40 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है सर। 180 से ज़्यादा देशों में 10,000 से ज़्यादा सेंटर हैं, 25,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं और लाखों वॉलंटियर्स हैं। और जब ये लोग 20-25 लोगों की स्ट्रेस लेते हैं, तो मैं आपको देखते हो कहता हूँ सर कि ये जो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने इतना बड़ा एम्पायर, या मैं कहूँगा इतना बड़ा परिवार कैसे किया, और स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, ये गुरुजी इस पे मार्गदर्शन दें। अपना पूरा कहानी स्ट्रेस कैसे मैनेज करना इसी पे है। किस युक्ति से चलना चाहिए, कैसे। देखो, योग है कर्मसु कौशलम बोला गया। जिस किसी भी काम को कुशलता पूर्वक करे वही योग है। और यदि कोई भी ध्यान करते हैं, और आपने तो सब किया, डीएसएन वगैरह किया है, तो डीएसएन में यही सिखाते हैं ना, अपना झिझक छोड़िए। सिर्फ अपना जिम्मेदारी लेनी कोई बड़ी बात नहीं है, औरों को कैसे जिम्मेदार करना, ये कला आनी चाहिए। वो कला ही जीवन जीने की कला है। गुरुजी, अंतिम प्रश्न है मेरा आज का। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 3री बनने के प्रयास में है, देश का विदेशों में नाम फैल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो क्या भारत फिर सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है? क्या राम राज्य आएगा? और एक आम भारतीय को के नाते इसके लिए हमको और क्या प्रयास करने चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पहले तो आत्मसम्मान, हमारे भीतर जो लो सेल्फ एस्टीम दबा के रहा, वो निकल जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होनी चाहिए ना। पहली बात, अपने मूल को हम पहचानें, अपने मूल का सम्मान करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, एक बात है। दूसरी बात, आलसी ना रहें, आलसी न रहें और टाइम रखें। हिंदुस्तानियों के पास सबसे बड़ी दिक्कत है, हम टाइम पे नहीं जाते कोई चीज़। ये करीब करीब कुछ जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कंट्रीज़ में सब जगह ये मामला ऐसी है। ये सब जगह हम टाइम नहीं रखते। जैसे स्पेन में कहते हैं कि मनियाना बोलते हैं, मनियाना मैंने कल कर लेंगे। हमारे यहाँ पर भी आग हो गया तो हो गया, कल करेंगे जी। ये नहीं, हमें जर्मन टाइम फॉलो करनी पड़ेगी। जर्मन टाइम माने टाइम, वो बहुत आवश्यक है। और बाकी तो है अपने में, क्या नहीं है, सब प्रतिभा है। छोटी छोटी बातों को छोड़ के आपस में जाति को लेके, प्रांत को लेके भिड़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स को लेके। इन सब से ऊपर उठोगे तो देश अवश्य आगे बढ़ता चला जाए।